हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि 498 का मुकदमा जनरली वाइफ आपके विरुद्ध जो लिखाती हैं उसमें उनके पैतरे में ही आपको वापस कैसे फंसाना है आप खुद समझ लीजिए। क्योंकि कोर्ट में अभी लखनऊ की हाई कोर्ट में एक मैटर ऐसा ही आया जिसमें वाइफ ने जो है पूरे परिवार के ऊपर एलिगेशन लगाया था कि सबने मिलकर मारा, उनको बुरी तरीके से मारा पीटा और एकदम घायल कर दिया, एकदम लहू लुहान कर दिया। उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर एफआईआर लिखाई 498 में, 323, 504, 506 में और जो है उनके ऊपर डीपी एक्ट में भी मुकदमा दर्ज कराया। अब आप यहाँ पर ये अंदाजा लगा लीजिए, कोर्ट में ये मैटर आता है और कोर्ट में मैटर आता है किस चीज़ में? कोर्ट मैटर आता है एफआईआर क्वेश्चन के स्टेज पर ही मुकदमा आता है। अब पुलिस वाले आप जानते ही हो, जर्नली किसी भी पति पक्ष की बात नहीं सुनते, उसको हैरेस करना स्टार्ट कर देते हैं, मारते पीटते गाली गलौज करना, जो भी वो XYZ कर सकते हैं वो सारा का सारा करते हैं। हालांकि 498A में लेस देन 7 ईयर पनिशमेंट है तो सत्येंद्र अंटिल का लाभ उसमें मिल सकता है। 41A का नोटिस पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको दे, आपको हैरेस ना करे, पुलिस खुद ही कोर्ट ना बने। ये भी कोर्ट ने कई बार कहा है और मैंने भी अपने आर्ग्यूमेंट्स में कोर्ट में कई बार ये चीज़ कही है कि पुलिस वाले खुद ही न्यायाधीश बनने की कोशिश करने लगते हैं। उनको कर्व करने की ज़रूरत है, उनके ऊपर रोक लगाने की ज़रूरत है। अब क्या था मामला ये था कि दहेज के एलिगेशन लगाए गए, मारपीट के एलिगेशन लगाए गए, 70 लाख का मैटर बताया गया। एक सरकारी कर्मचारी जो कि LDA में नौकरी करते थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक लड़के से करी जो इंजीनियर रहा और शादी के दौरान उन्होंने एलिगेशन लगाया कि उन्होंने अपनी बेटी को 70 लाख रुपए नकद और अन्य जेवरात और सामान दिए। अब मैटर ये आया, ये एलिगेशन उन्होंने FIR के वर्जन में लगा दिया कि 70 लाख रुपए नकद दिए, ठीक है, और जेवरात दिए और शादी पर खर्चा किया, लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्चा दिखाया उन्होंने, ठीक है। और सबसे मजेदार बात है, लड़का FIR क्वेश्चन में आता है अपनी फैमिली और उसके लोगों का नाम हटवाने के लिए और अपना, ठीक है। कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स चल रहे होते तो जज साहब की क्योंकि जज साहब न्यायाधीश हैं, उनके पास विवेक बहुत अच्छे स्तर का है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये झूठी FIR है। उन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया, लड़की और लड़के को इन पर्सन प्रेजेंट कराया कोर्ट में और लड़की से पूछा भाई आपको क्या समस्या है, तो लड़की ने एलिगेशन लगाया कि भाई हमको सबने मिलके मारा, मेरी देवरानी ने, मेरी ननद ने, मेरी सास ने, उनके पतियों ने, वो लोग ताने कसते थे, फप्तियाँ कसते थे, गालियाँ देते थे, मारते थे और मैं बुरी तरीके से लहू लुहान होकर इनके घर से चली गई। तो कोर्ट ने कहा भाई आपको इतनी बुरी तरीके से जब मारा पीटा गया था तो आपके मेडिकल में तो कुछ नहीं निकल के आया, ठीक है, चोट तो कहीं उस तरीके की है नहीं, सिंपल नेचर की इंजरी आपके पास है, कोई हैवी इंजरी है नहीं, हल्का सा खुरचने पुरचने का निशान है, हो सकता है आपने खुद ही खुरच लिया हो इतने, क्योंकि 7-7 लोग अगर किसी 8-8 लोग किसी महिला को अकेले मिलके मारेंगे तो जीवित नहीं बचनी चाहिए। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई इतने सारे लोग मिलके अगर एक महिला को मारेंगे तो वो जीवित नहीं बचनी चाहिए। उस कंडीशन में क्या हुआ, उस कंडीशन में ये होता है कि कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन लिया, उसके बाद महिला का स्टेटमेंट लिया, पूछा कि भाई आप बताइए क्या समस्या है। तो महिला ने बताया साहब मेरे जो है पिताजी ने इतना पैसा देके शादी करी थी, मेरी इतना सारा कुछ खर्चा किया था और इन लोगों ने मुझे किसी कदर नहीं छोड़ा, रखा नहीं ईमानदारी से, इन्होंने मेरी रेयरिंग केयरिंग नहीं करी प्रॉपरली। तो कोर्ट ने कहा कि आपके पिताजी क्या करते हैं? उन्होंने बताया मेरे पिताजी LDA में नौकरी करते हैं, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में नौकरी करते हैं। उन्होंने पूछा सरकारी कर्मचारी? बोले हाँ बिल्कुल सरकारी कर्मचारी है। आप ये सच में कह नहीं कि 70 लाख रुपए उन्होंने दिए? इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल 70 लाख रुपए दिए। तो कोर्ट ने क्या किया, सबसे मजेदार ये चीज़ हुई कि पिताजी को उनके बुला लिया और उनकी संपत्ति की जांच, आय व्यय, इन्होंने जितनी अपनी सरकारी नौकरी के दौरान बनाई है, कहाँ से 70 लाख रुपए आए हैं, कोर्ट ने उसका पूरा विवरण मांग लिया और उनके पिताजी को अगली डेट पर प्रेजेंट होने के लिए कह दिया। तो सिर्फ एलिगेशन लगा देंगी 70 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। सोचे कि लोअर कोर्ट में उनको एक्सप्लेनेशन नहीं देना, लेकिन हायर कोर्ट में माननीय न्यायाधीश बैठे हुए हैं, वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, वहां पर आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा कि ये पैसे आपके पास कहां से आए। अब उनके पिताजी की नौकरी भी फंस जाएगी और पिताजी भी फंस जाएंगे, हो सकता है आय से अधिक संपत्ति के मामले नप जाए। तो केस को अगर आप प्रॉपरली सही डायरेक्शन में ले जाके लड़ोगे भैया ना, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। अब सोचिए इस महिला ने, उसके परिवार वाले ने लड़के वालों के ऊपर 498 और अन्य धाराओं में FIR किस लिए लिखाई? उनको हैरेस करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए। लेकिन अब उल्टा वो लोग फंसते नजर आ रहे हैं कि भाई 70 लाख रुपए आपने दिया कहां से, इसका सोर्स बताइए। और हाई कोर्ट ने पूछा हुआ है तो वो भाग नहीं सकते, उनको इन पर्सन आके अपीयर होना पड़ेगा, पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। अगर ब्यौरा देने में फेल होंगे तो जेल जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से काला धन होगा, काली उगाही इन्होंने करी होगी, कर दी होगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपको पता चला उन्होंने हैरेसमेंट करने के लिए मुकदमा लिखाया, अब उल्टा उनका हैरेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा, यहां से वो फंस जाएंगे कि पैसा आया कहां से।
और अगर मान लो पैसा है वो एडमिट नहीं करते हैं आके, तो उनकी बेटी कोर्ट प्रोसीडिंग में झूठ बोल गई, 340 सीआरपीसी की कार्रवाई बनती है इनके ऊपर। और उसके बाद अगर वो जो एलडीए वाले भाई साहब हैं वो आके कह देते हैं कि हमने 70 लाख रुपए दिए, तो लाए कहां से, उनकी नौकरी भी बनाएगी, उनके ऊपर जांच बैठ जाएगी, जेल चले जाएंगे, पूरा कैरियर चौपट हो जाएगा सिर्फ बेटी के चक्कर में। इसलिए अपनी बेटियों को चढ़ाने से पहले अननेसेसरी के झूठे एफआईआर और झूठे ब्लॉकेज करने के चक्कर में अपनी जिंदगी मत स्पॉइल करो। जो सही है वही एफआईआर के कंटेंट में लिखो। कुछ भी एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा के लिखने से आप सोचो कि आपको फल मिल जाएगा, लाभ हो जाएगा, तो नीचे हो सकता है वहां फेवरेटिज्म चलेगा, लेकिन हाईकोर्ट में सब कुछ नहीं चलने वाला है। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे पर्पस सिर्फ इतना सा है कि आपको एक बताना था कि 498A लिखा के आप सोचो किसी को फंसा दो तो आप उल्टे फंस जाओगी। ये चीज क्लियर कर लो और आपका परिवार फंस जाएगा, आपके भाई बाप फंस जाएंगे। किसी के भाई बाप को आप फंसाने के चक्कर में लगे थे, आपकी लाइफ खुद की स्पॉइल हो जाएगी। इसलिए कोई भी ऐसा अनवांटेड एक्शन मत लीजिए जिससे आपके परिवार पर आ पड़े, और जब अपने को चोट लगती तो पता चलता है कि हमने दूसरे के ऊपर झूठी एफआईआर लिखाई थी, उसका रिजल्ट है। कर्मा हमेशा रिवर्स होता है। ठीक है, तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई, समझ में। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कोई जानकारी मुझसे चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझसे संपर्क कर सकते हो, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट के नहीं। नंबर डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्ट कॉल ना करें, पहले व्हाट्सएप के थ्रू आप आएँ। और दूसरी चीज, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर नहीं जुड़े तो वहां जुड़े। लखनऊ दिल्ली इलाहाबाद मिलना चाहते हो डेफिनेटली आप मुझसे मिल सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।